वेलकम टू यामिनी पाठशाला। आप सभी का यामिनी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे शैया व्यवस्थापन के बारे में कि किस प्रकार से अंतरंग विभाग में शैया की व्यवस्था करनी चाहिए, शैया के पास क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, शैया को किस तरीके से सुसज्जित करना चाहिए, इन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। शैया व्यवस्थापन। रोगी हेतु शैया व्यवस्था करना एक परिचारक का प्रमुख कार्य होता है। रोगी की रोगानुसार परिचर्या करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के वार्ड बनाए जाते हैं। हर रोगी के लिए अलग अलग वार्ड बनाए जाते हैं कि इसमें इस तरीके के रोगी रहेंगे, इस वार्ड में इस तरीके के रोगी रहेंगे, तो इसलिए अलग अलग तरीके से रोगी के वार्ड बनाए जाते हैं। आधुनिक चिकित्सालय में रोगी व रोग के अनुसार इसका निर्धारण किया जाता है कि जो रोग है, जैसे मान लो कोई बीपी का पेशेंट है, कोई हार्ट पेशेंट है, तो उनके लिए एक अलग वार्ड, ताकि वहां पर हार्ट पेशेंट के लिए अभी जो भी उसको चाहिए होगा वो उपकरण वहां उपस्थित होंगे, तो आपको बाहर या दूसरी जगह से नहीं लाना पड़ेगा, तो उस रोगी को उसी वार्ड में रखा जाएगा। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि इस रोगी को इस वार्ड में, ताकि किसी प्रकार का उपकरण की जरूरत पड़ जाए तो आपको इधर उधर न जाना पड़े, वहीं आपको उपलब्ध हो जाए और आप समुचित चिकित्सा कर सके। इसलिए हर रोग और रोगी के लिए अलग अलग वार्ड बनाए जाते हैं। अब जैसे मान लो कि जो अपन जैसे समझते हैं कि हॉस्पिटल में अलग अलग वार्ड किस तरह से, तो 4 प्रकार के वार्ड को हम यहाँ समझते हैं। जैसे सामान्य वार्ड। सामान्य वार्ड का अर्थ होता है कि जहाँ पर नॉर्मल व्यक्ति, जैसे कोई ज्वर वाला व्यक्ति है, प्रतिशाय वाला व्यक्ति है, या फिर जिसके नॉर्मल बोतल चल रही है, ऐसे व्यक्तियों को सामान्य वार्ड में रखा जाता है। और ये हॉल होता है पूरा, जहाँ पर लगभग उस हॉल के हिसाब से 10-15 जो भी है उस एरिया के हिसाब से वहां पे बेड लगे होते हैं। तो ये हो गया सामान्य वार्ड। फिर आता है विशेष वार्ड। विशेष वार्ड यानी वहां पे एक विशेष जो रोगी है या रोग है उसके अनुसार, जैसे हार्ट पेशेंट जैसे मैंने बताया, तो उसके लिए अलग वार्ड, क्योंकि वहां पर हार्ट के लिए जो भी उपकरण चाहिए होंगे वो सभी उपलब्ध होंगे, इसलिए वो विशेष वार्ड। कुछ होते हैं प्राइवेट वार्ड। जैसे मान लो डिलीवरी का लेते हैं, तो डिलीवरी करने के बाद लेडी को अब सभी हो, उसके लिए भी सामान्य वार्ड होते हैं, लेकिन कोई होता है कि वो उसको अच्छा से उसको पर्सनल चीज चाहिए, तो उसके लिए प्राइवेट एक छोटा सा रूम होता है जिसके अंदर एक शैया लगी हुई होती है और एक शैया अलग से लगी हुई होती है, जहाँ पर परिजन रह सकते हैं, इसलिए इसे कहते हैं अपन प्राइवेट वार्ड। कुछ होते हैं वीआईपी वार्ड, जो ऐसा कह सकते हैं कि जो अफोर्ड कर सकता है, ज्यादा पैसे दे सकता है, उनके लिए होते हैं वीआईपी वार्ड, जहाँ पर उनको सभी प्रकार की जो है वहां पर उनको सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। वहां पे पानी की, शौचालय भी वही उपलब्ध हो जाएगा, स्नान घर वही उपलब्ध हो जाएगा, वहां पर हर तरह की मशीन उपलब्ध हो जाएगी, वो होता है वीआईपी वार्ड। इस तरह से चिकित्सालय में 4 प्रकार के वार्ड होते हैं। सामान्य वार्ड, विशेष वार्ड, प्राइवेट या जिसे कह सकते हैं व्यक्तिगत वार्ड, या वीआईपी। ठीक है। उसके बाद आता है एक चिकित्सालय में क्या होता है, आईसीयू भी होता है, जहां पर रोगियों को रखा जाता है। तो वहां पर भी किस तरीके से रोगियों को, या वहां पे जो शैया है उसको किस तरीके से सुसज्जित की जाती है, उसके अनुसार होती है। सामान्य वार्ड में सभी व्याधि से ग्रस्त रोगियों को एक साथ रहकर चिकित्सा लाभ लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, किसी को ज्वर हो रहा है, प्रतिशाय हो रहा है, उन रोगियों को सभी को एक साथ रखा जाता है और उनकी चिकित्सा की जाती है। उनके लिए एक शैया के सहायक उपकरण, स्टूल, बेड लॉकर, बेंच आदि होते हैं। मतलब प्रत्येक शैया के पास उसका खुद का एक स्टूल, जहां उसके परिजन जो है वो बैठ सके, उसके बाद एक बेड साइड लॉकर, चद्दर वगैरह, प्रत्येक शैया के पास हर चीज उपलब्ध होती है। रोगियों को अधिक से अधिक आराम मिले, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शैया की व्यवस्था की जाती है। चिकित्सालय में लोहे या एल्यूमिनियम के बने शैयाओं का उपयोग किया जाता है। ये हल्के, मजबूत और सादा होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है, क्योंकि ये हल्के गिरिया लगी होती है, जिसे रबड़ का टायर लगा होता है जो कर्कश ध्वनि से कम करता है। बाई चांस उसके नीचे क्या लगी होती है, गिरिया लगी होती है, जिसके अंदर टायर लगे होते हैं, किसके, रबड़ के, ताकि आप उसको इधर उधर भी मूव करोगे तो किसी प्रकार की घर्षण की आवाज नहीं होगी और दूसरे रोगियों को या दूसरे जो भी है उनको परेशानी नहीं होगी। तो इस प्रकार से शैया की व्यवस्था की जाती है चिकित्सालय में या अंतरंग विभाग में। अब जैसे शैया के प्रकार पड़ते हैं। अब अगर शैया है, हम अलग अलग रोगी में अलग अलग शैया की व्यवस्था की जाती है। जैसे अपन यहाँ देखते हैं सामान्य शैया। सामान्य शैया जो होती है वो लगभग 3 फीट चौड़ी और 6 फीट लंबी होती है। चिकित्सालय में सभी वार्डों में सामान्य शैया जिसका उपयोग किया जाता है, उस शैया को सामान्य या साधारण शैया कहते हैं। ये शैया सीधी व सामान्य प्रकार की होती है, जिसमें किसी प्रकार का कोई मोड़ नहीं होता। जो सिंपल बेड जिसे कह सकते हैं, इस तरह की होती है जिसमें कोई मोड़ नहीं होता, वो सामान्य रूप की होती है, जहां पर सभी प्रकार के रोगियों को लेटाया जाता है, सुलाया जाता है। फिर आती है पट्टशैया। पट्टशैया जो होती है वो लकड़ियों की पट्टियों से बनी हुई होती है। इसकी पट्टियों से, लकड़ियों की पट्टियों से बनी हुई होती है, जो किसके लिए उपयोगी होती है,
अस्थि भग्न रोगी यानी जिसके भी फ्रैक्चर हो जाता है किसी भी प्रकार का, पाँव फ्रैक्चर हो गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, या बॉडी में कहीं जैसे स्पाइनल फ्रैक्चर हो गई, इन फ्रैक्चर मतलब जितने भी अस्थि भग्न जो रोगी होते हैं उनके लिए पट शैया का या लकड़ी की शैया का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? ये पट्टियां भग्न स्थान को सहारा देती है। इन पट्टियों के समायोजन में कुछ स्थान छोड़ देते हैं जिस भाग पर हवा मिल सके। इसके अतिरिक्त इस सैया में घिरी लगी हुई होती है जिसकी सहायता से वजन लटकाया जा सकता है, जिससे ट्रैक्शन में सहायता मिलती है ताकि कोई आवाज नहीं होती। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जो पट शैया होती है वो लकड़ी की बनी होती है और अग्निभग्न रोगियों के लिए उपलब्ध होती है। अग्निभग्न रोगियों जो अस्थि भग्न जो रोगी है उनके लिए उपलब्ध कराई जाती है। फिर आती है फाउलर्स सैया। फाउलर्स सैया यानी जो बेंड हो जाए। ये सैया 3 प्रकार से या 3 स्थानों से मुड़ी हुई होती है, जिसमें ऊर्ध्वाकार स्थिति में लेटे रहता है। इस सैया का प्रयोग उदर पाटन व वक्ष प्रदेश की शल्य क्रिया करने के पश्चात लगाए गए सीवनी व दबाव कम करने की स्थिति में तथा पीठ व जघन प्रदेश की मांसपेशियों को आराम देने के लिए किया जाता है। यानी कि मान लो आपके हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, वक्ष प्रदेश में किसी एब्डोमेन का ऑपरेशन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इस सैया का प्रयोग करा ताकि वहां पे क्या, अगर आप किसी की सर्जरी कराते हैं तो वहां पे सीवनी की जाती है, टाके लगाए जाते हैं, तो उनको कोई दिक्कत ना हो, वो टाके जो है वो व्यवस्थित रहे, इसके लिए फाउलर सैया का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण उसको 3 जगह से मुड़ी हुई होती है और रोगी आराम से उठ बैठ सकता है और आराम से वो जो भी उसका कार्य है वो कर सकता है। फिर आती है हृदय रोगी सैया। अब इस नाम से ही कंफर्म है, हृदय रोगी यानी हृदय रोगी जो होंगे उनके लिए सैया। ये सैया भी 3 स्थान से मुड़ी रहती है जिसमें रोगी को अधिक से अधिक आराम मिले। यह पीठ व घुटने के पास मुड़ी हुई होती है। कहाँ मुड़ी हुई होती है? एक तो पीठ के पास और एक घुटने के पास मुड़ी हुई होती है। हृदय रोग जन्य यानी कि जो भी कार्डियक अस्थमा वाले जो पेशेंट होते हैं उसमें श्वसन क्रिया के कष्ट को कम करने के लिए इस सैया का प्रयोग किया जाता है। जो भी कार्डियक रोगी होते हैं उनके क्या होता है, उनकी श्वसन क्रिया जो है उसको सही करने के लिए या उसको आराम देने के लिए इसका प्रयोग कौन सी सैया का? हृदय रोगी सैया का प्रयोग किया जाता है। ये आराम पूर्वक बैठकर, कुर्सी की तरह बैठकर, एक तरह से वो पीछे से फोल्ड हो जाएगी पीठ से तो वो कुर्सी बन जाएगी, तो आराम से सहारा लेकर बैठकर खाना खाना है, उससे पानी पीना है, कोई टेबलेट लेनी है तो आराम से ले सकता है। फिर आती है नेल्सन सैया। इस प्रकार की सैया में एक ही मोड़ होता है जिसमें रोगी को पेट के बल लिटाकर नितंब प्रदेश को ऊपर करके कफ जन्य व्याधियों में स्टीवन आसानी से निकलाया जाता है। मतलब इसमें रोगी को उल्टा लेटाया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, वो एक जगह से मुड़ी होती है, जहाँ आपका नितंब प्रदेश होता है एक जगह से वहीं से मुड़ी हुई होती है और उसको रोगी को उल्टा लेटाकर उसके जो भी अगर उसको कफ जन्य व्याधियां है तो उसके स्वीटन यानी कफ को बाहर निकालने के लिए इस सैया का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है आचार्य सुश्रुत द्वारा निर्दिष्ट सैया। आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान में एक विशेष प्रकार की सैया का उल्लेख किया है अस्थि भग्न रोगियों के लिए। मतलब सुश्रुत ने जो सैया बताई है वो अस्थि भग्न रोगियों के लिए बताई है। इसमें उरु व जंघा के घुटने पर रोगी के लिए तख्ते पर लिटाना होता है जिसमें क्षतिग्रस्त भाग को हिलाया डुलाया ना जा सके और इसके अंदर 5 कीलें लगाई जाती है। इसमें से 2 तो तलवे के पास लगाई जाती है, 2 जंघा के पास लगाई जाती है और 1 उरु के पास गाड़ना चाहिए। तो इस प्रकार की सैया सुश्रुत ने बताई है। तो फर्स्ट जो सैया अपन ने पढ़ी सामान्य सैया वो सभी रोगियों के लिए होती है, सभी रोग के लिए होती है। सेकंड जो सैया पढ़ी अपने पट सैया वो अस्थि भग्न रोगियों के लिए होती है। थर्ड जो सैया पढ़ी अपन ने फाउलर सैया यानी कि जो खुद से उठ बैठ नहीं सकते हैं, जो सर्जरी वाले जो पेशेंट होते हैं उनके लिए होती फाउलर सैया। और हृदय योगी सैया यानी कि हृदय पेशेंट जो होते हैं उनके लिए जो सैया होती है वो हृदय योगी सैया। फिर नेसल सैया यानी कि वही जिसको स्टीवन यानी कफ व्याधियां जो होती है उनके लिए जो प्रयोग कराई जाती है वो होती है नेल्सन्स सैया। फिर आती है आचार्य सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत ने जो सैया बताई है वो लकड़ी की बताई है और इन्होंने 5 कीले जो है वो गाड़ने के लिए कहा है। 2 जंघा के पास, 2 दलुआ के पास और 1 उरु के पास। इसके अलावा ये भी अस्थि भग्न में काम आती है, यानी अस्थि भग्न वाले जो रोगी होते हैं उसको इसके ऊपर सुलाकर या लेटाकर जो भी सर्जरी है या जो भी ट्रीटमेंट है वो कराया जाता है। फिर आता है सैया के सहायक उपकरण कि भाई सैया के पास क्या क्या उपकरण होने चाहिए, तो उनको कहते हैं सैया के सहायक उपकरण। जैसे आता है सबसे पहले बैक रेस्ट। बैक रेस्ट का मतलब होता है जैसे नॉर्मल आप तकिया से ले सकते हो कि तकिया अपन पीछे लगाकर दीवार के पास और आराम से बैक रेस्ट, आराम से टेका जिसे कहते हैं ना, वो ले सकते हो, तो वो होता है बैक रेस्ट। फिर होता है नी रेस्ट। नी रेस्ट का मतलब आपके घुटने, अगर घुटने में कोई परेशानी है तो वहां पे नी रेस्ट के लिए जैसे मान लो मुंडा जिसे कहते हैं अपन नॉर्मली घर में लगाया जाता है, सोफे पर रखा जाता है, उसको इस तरीके से अपन यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं।
फिर आता है फुट रेस्ट, यानी फुट के लिए, यानी आपके पाँव में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फुट के लिए जो यहाँ पे अवेलेबल होगा वो होगा फुट रेस्ट। ब्रेड कैडल, इसका प्रयोग अग्निदग्ध रोगियों में किया जाता है जिसमें चादर या कंबल के भार से बचता है। आसानी पूर्वक श्वास प्रश्वास किया जाती है और अंगों को हिलाना आदि कर सकता है। इसका प्रयोग करने से वस्त्र शरीर से संपर्क में नहीं आता तथा अग्निदग्ध में वस्त्र चिपकने का भय भी नहीं रहता। मतलब जो ब्रेड क्रेडल है उसका प्रयोग इसमें किया जाता है अग्निदग्ध, मतलब जो भी जल गए हैं, झुलस गए हैं, ऐसे रोगियों के लिए इस उपकरण इसका प्रयोग किया जाता है। जिसके कारण क्या होता है, रोगी अच्छे से ढक भी जाए, लेकिन उसके जो वस्त्र वगैरह है वो, जैसे आपने विवाह मूवी में देखा था, पूनम का जब वो जिस तरीके से वो जल गई थी, फिर उसको एक राउंड शेप में रखा, उसको उसी ही ब्रेड कैडल कहा जाता है, ताकि वो उसको ऊपर से कवर भी कर सके, इसके अलावा वो सांस प्रश्वास ले सके। दूसरी चीज, उसके जो वस्त्र हैं वो उस अग्निदग्ध वाले जो भी चोटें हैं या जो भी लगी हुई है उसके ऊपर संपर्क में ना आए, ताकि अग्निदग्ध रोगियों के वस्त्र संपर्क में आने से वो चिपक जाते हैं। तो इसलिए ब्रेड कैडल का प्रयोग किया जाता है। फिर आती है एक रेत की थैली। शरीर के अंगों को आदान प्रदान करने के, शरीर के परदों को आदान प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अस्थि भग्न के रोगियों में क्षतिग्रस्त भाग के नीचे रखने से इस थैली का प्रयोग किया जाता है। फिर आती है हार्ट टेबल। इसका प्रयोग श्वास रोगियों, हृदय रोगियों में किया जाता है। इसमें ओवर बेड टेबल, जैसे कि अपन नॉर्मल आजकल जो पढ़ने के लिए आती है ना स्टडी टेबल, उस तरह की वो टेबल होती है जहां पर वो आराम से खाना रखकर खा सके, या फिर वो जो भी उसको कार्य करना है वो कर सके, स्टीवन अगर निकालना है तो वो निकाल सके, तो वो होती है हार्ट टेबल। देखो, इसका प्रयोग रोगी में सुविधा के लिए पढ़ने, लिखने, भोजन ग्रहण करने, मुख प्रक्षालन करने आदि करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अभी आजकल आती है ना स्टडी टेबल, जिसको आप फोल्ड होती है और वो आप बेड पे रखकर उसको कहीं पे भी रखकर पढ़ सकते हैं, छोटी सी होती है, उस तरह की जो होती है वो उसको बोलते हैं हार्ट टेबल। फिर आती है बेड साइड कमोड। कमोड का अर्थ आप समझ रहे होंगे, कमोड किससे रिलेटेड है। तो ये कुर्सी होती है जिसके बीच का भाग जो होता है वहां पर बड़ा सा छिद्र होता है। इस पर बैठकर रोगी मल मूत्र विसर्जन करता है तथा छिद्र से मल जो होता है वो नीचे पात्र में इकट्ठा हो जाता है। बेड साइड कमोड मतलब कोई रोगी ऐसा है जो शौचालय तक जाने में असमर्थ है, उस समय में उसके पास में एक कुर्सी टाइप बना हुआ होता है जिसके बीच में छिद्र होता है। जो रोगी होता है वो उसके ऊपर बैठकर जो भी मल मूत्र विसर्जन करना है वो करके वो कर सकता है, आराम से फ्री हो सकता है। और नीचे जो भी पात्र है वहां पर वो मल और मूत्र जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है, और बाद में रोगी जो होता है उसको जो है वहां जहां पे भी डालना है वहां पे उसको डाल के आ जाता है। फिर आती है बेड साइड लॉकर। लॉकर का अर्थ होता है कि बेड के पास एक लॉकर होनी चाहिए जिसके अंदर जो रोगी है वो अपने सामान रख सके, या फिर जो परिचारक है वहां पे जो भी उसके इंजेक्शन है, टेबलेट है वो रख सके, तो उसको कहते हैं बेड साइड लॉकर। रोगियों के दैनिक काम में आने वाली वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये एल्यूमिनियम या लोहे के बने हुए होते हैं। सैया की समीप रखी जाती है और इसे बेड साइड लॉकर कहा जाता है। फिर आता है सैया को सुसज्जित करने की विधि, कि सैया को किस प्रकार से सुसज्जित करना चाहिए। जैसे अपन भी घर पे सोते हैं तो अपन गद्दा लेते हैं, उसके ऊपर अपन कवर चढ़ाते हैं, पिल्लो कवर चढ़ाते हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग तरीके से जो भी आजकल नए नए जो भी चल रहे हैं उस तरीके से आप अपने बेड को व्यवस्थित करते हो। उस प्रकार से चिकित्सालय में जो शैया है उस शैया को किस तरीके से सुसज्जित करना चाहिए उसके भी कुछ नियम है। जैसे दरी, सबसे पहले बेड पर क्या बिछाई जाती है, नीचे एक दरी बिछाई जाती है। दरी जो होती है वो लगभग 6.5 फीट लंबी होती है और 3.5 फीट चौड़ी होती है। मतलब जो भी बेड है आपका, जो भी सैया है उसके बराबर होती है, ताकि वो आराम से उस पर फिट आ जाए। गद्दे, फिर दरी के बाद सेकंड चीज क्या आएगी, गद्दे। दरी के ऊपर सामान्यतः 6.25 फीट लंबा 3 फीट चौड़ा गद्दा बिछाया जाता है। गद्दा जो होता है वो मोटा, मजबूत व मुलायम होना चाहिए ताकि रोगी को किसी तरह की परेशानी न हो। ये रुई या डल्लप यानी कि जो स्पंज होता है उस तरीके का हो सकता है या उससे बना हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, किसी विशेष रोग के लिए या किसी विशेष रोगी के लिए पानी का या हवा का इस तरह का शैया, इस तरह का गद्दा भी तैयार किया जाता है। फिर आती है चादर। गद्दे की स्वच्छ रखने के लिए रोगी को ओढ़ने के लिए चादर का प्रयोग किया जाता है। एक तो गद्दे को स्वच्छ रखने के लिए ताकि गद्दा खराब ना हो, ठीक, इसके लिए आप चादर बिछाते हैं उसके ऊपर, जिसे आप बेडशीट कहते हैं। और एक चादर ऐसी होती है जो ओढ़ने के लिए होती है, पतली होती है, ना ज्यादा झाड़ी होती है, ताकि उसको धोने में भी कोई दिक्कत ना हो और उसको ओढ़ने में भी रोगी को कोई दिक्कत ना हो। फिर आता है तकिया, उसके सोने के लिए। ये रुई या डल्लप का बना हुआ होता है जिसकी लंबाई 60 सेमी तथा चौड़ाई 45 सेमी होती है और मोटाई जो होती है वो लगभग 10 सेमी होती है। रोगी के सिर व गर्दन को आराम देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तकिए को गंदगी से बचने के लिए उसके ऊपर भी एक कवर चढ़ाया जाता है जिसे हम
पिलो कवर के अंदर। फिर आता है मेकिनीटास। मेकिनीटास यानी गद्दे के और चादर के बीच में, यानी बेडशीट और चादर के बीच में एक प्लास्टिक का एक कवर चढ़ाया जाता है या कवर लगाया जाता है या कवर रखा जाता है प्लास्टिक का, ताकि अगर कोई रोगी जो होता है वो मल मूत्र विसर्जन बिस्तर पर ही कर देता है तो जो नीचे जो गद्दा होता है वो खराब ना हो, इसके लिए मेकेनिटास का प्रयोग किया जाता है। देखो देखते, गद्दा व चादर के बीच में रबड़ की मेकेनिटास का प्रयोग किया जाता है। अचेतन अवस्था में रोगी वृद्ध बालक के अनियंत्रित मल मूत्र विसर्जन के कारण गद्दा गीला या गंदा होने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रबड़ ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए मेकेनिटास के ऊपर सूती चादर बिछाई जाती है। फिर आती है कंबल, यानी ओढ़ने के लिए। रोगी को शीत प्रवाह से बचाने के लिए हल्की कंबल का प्रयोग किया जाता है। यह साधारणतः लाल रंग का ही होता है। आप देखते हैं जब भी हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पे या तो लाल रंग की या ग्रीन कलर की, इन दोनों कलर की ही वहां पे आपको चादर मिलेगी, इसके कंबल मिलेगी। इसके अलावा जो बेडशीट मिलेगी वो आपको व्हाइट कलर की मिलेगी। ठीक है, क्यों मिलती है? इसका रीजन ये है कि व्हाइट कलर की बेडशीट होने के कारण कोई ब्लड है या फिर कोई भी ऐसी चीज जो बिस्तर पर गिर गई है, जैसे मान लो एक आलपीन की गिर गई है, तो उसको वहां पे व्हाइट चीज पे अपन को जल्दी से दिख जाती है। इसीलिए हॉस्पिटल में जो पेशेंट के कपड़े जो चिकित्सक के या परिचारक के जो कपड़े भी होते हैं वो इसीलिए व्हाइट कलर के, जो भी उस कोट जो पहनता है डॉक्टर या फिर परिचारक जो एफ्रिन पहनता है वो भी व्हाइट कलर का इसी कारण होता है, ताकि कोई भी दाग या ब्लड का कोई जो भी बूंद होती है वो लग जाए तो जल्दी से दिख जाए और आराम से साफ कर सके, वरना हो सकता है कीटाणु इधर उधर फैल सके। इसीलिए कंबल का रेड या ग्रीन दोनों कलर का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से किस प्रकार से एक शैया को सुसज्जित करना चाहिए, ये जिम्मेदारी भी एक परिचारक की होती है। अब आता है शैया व्यवस्थापन में परिचारक का क्या क्या कर्तव्य होता है, कि एक परिचारक के क्या क्या कर्तव्य है कि वो शैया को किस तरीके से मतलब अच्छे से व्यवस्था करे उसकी। रोगी की शैया व्यवस्था एक कला है जिसमें परिचारक अपनी दक्षता, बुद्धि कौशल व सूचिता से संपादित करता है। शैया में बिस्तर के आरामदायी रहने पर ही रोगी सुखपूर्वक नींद ले पाएगा, जिससे वह शीघ्र स्वच्छता का अनुभव करेगा। और शैया व्यवस्थापन में परिचारक का नींद कर्तव्य बताए गए हैं, जैसे बिस्तर लगाने से पूर्व व पश्चात अपने हाथों को भी संक्रमित द्रव्यों से अच्छे से धो लेना चाहिए। आप बिस्तर लगा रहे हो नहीं तो भी आपको एक बार आपके हाथ को विसंक्रमित द्रव्य से धोना है, और आपने उसको अच्छे से सुसज्जित कर दिया तो भी आपको वापस से विसंक्रमित हाथों से धोना है, ताकि आप भी स्वस्थ रहे और वो अन्य रोगी या फिर आप जिस भी सामान को छुए वहां पर भी किसी प्रकार का कोई संक्रमण न हो। दरी, चादर व गद्दे को अच्छी तरह से सलवटे निकाल कर बिछाना चाहिए, वरना रोगी को शैया व्रण होने की, बेड सोर होने की संभावना रहती है। तो जो बेडशीट होती है, जो कंबल होती है, जो गद्दा होता है, उसमें सिलवटें नहीं रहनी चाहिए। रोगी की रुई इकट्ठी गद्दे की रुई इकट्ठी न हो, इसके लिए शैया व्रण होने की संभावना रहती है। इसके अलावा गद्दे में अगर रुई का प्रयोग है तो उसमें रुई इकट्ठी ना हो, एक जगह पर अगर इकट्ठी रहेगी तो वहां पर रोगी को प्रॉब्लम होगी उस अंग के पास में। तो ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि गद्दे की जो रुई है वो बिल्कुल समतल रहे। प्रत्येक दिन चादर को ठीक प्रकार से बिछाना चाहिए। चादर व कंबल को ओढ़ने के पश्चात मोड़कर शैया के पायदान के पास ठीक प्रकार से रख देना चाहिए। रोगी उठा है उस समय उसको एक बार तो अच्छे से उसके जो बिस्तर है वो अच्छे से झटक देना चाहिए, अच्छे से जो भी मिट्टी वगैरह जो भी उड़ के आई है उसको अच्छे से साफ कर देना चाहिए। चादर को अच्छे से बिछाना चाहिए और जो भी उसने कंबल ओढ़ी उसको फोल्ड करके पायदान के पास, यानी जहां पर पांव रहते हैं वहां रख देना चाहिए। चादर को इकट्ठा कर धूल आदि को झटक देना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया। बिस्तर को नियमित रूप से बिछाना चाहिए जिससे रोगी को असुविधा नहीं होवे तथा आवश्यकता पड़ने पर चादर आदि उपलब्ध हो सके। मतलब सभी चीज उसके पास में रहनी चाहिए। चादर भी आप पायदान पर रखोगे तो वो जल्दी से ले लेगा, लेकिन बाई चांस आपने बेड साइड लॉकर में रखा, शैया के नीचे रखा, स्टूल पर रखा तो उसे लेने में असुविधा होगी। रोगी के बिस्तर पर गीला व गंदा वस्त्र नहीं रखना चाहिए। रोगी का वस्त्र, मलमूत्र आदि छूने के पश्चात हाथ धोकर ही अपने शरीर को छूना चाहिए। अगर आपने रोगी को मलमूत्र कराया है या फिर उसके ऐसे कपड़े को चेंज किया है तो एक बार आप अच्छे से हाथ धो ले विसंक्रमित द्रव्यों से, उसके बाद आपको खुद को या फिर नहीं छूना चाहिए ताकि कोई कीटाणु ना फैले। इस प्रकार से शैया की व्यवस्था और शैया की व्यवस्थापन में एक परिचारक का क्या कर्तव्य होना चाहिए और किस प्रकार से एक शैया को सुसज्जित करना चाहिए उसके बारे में अपन ने इस वीडियो में पढ़ा। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।